Hello everyone, I am Lokesh Lodhi, Assistant Professor, Government Degree College, Pakwa Deha, Fatehpur. Today I am here to present my micro teaching topic, that is DNA fingerprinting and its application in forensic science. So DNA fingerprinting क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है और आजकल इसका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि क्राइम्स जो होते हैं, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, वहाँ से साइंटिस्ट क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल्स लेते हैं या फिर किसी भी तरह का हेयर सैंपल्स ले सकते हैं, ठीक है, दूसरे सैंपल्स ले सकते हैं और क्या करते हैं, इसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है एक्चुअल में क्राइम किसने किया है। ओके, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्रिमिनल स्टोरी को सॉल्व करते हैं, साथ ही सेम या फिर अलग इंडिविजुअल्स की स्पीशीज को पहचानने के लिए उनके डीएनए का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो एलेक जे जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की डिस्कवरी की थी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर में प्रोफेसर भी पढ़ाते थे। बायोलॉजिकल मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए? तो हम इसमें ब्लड का यूज़ कर सकते हैं, हेयर का यूज़ कर सकते हैं, स्किन का यूज़ कर सकते हैं, सलाइवा, सीमेन या फिर बॉडी के दूसरे टिश्यूज। बॉडी की कोई सी भी सेल्स जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल मटेरियल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मेथड्स क्या होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड्स बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि आरएफएलपी, जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। दूसरा है पीसीआर, जिसको हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स। शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स असल में डीएनए के ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जो होता है वो रिपीट्स होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, कोई न्यूक्लियोटाइड्स ए है, टी है, तो वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। स्टेजेस की अगर बात की जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं, तो इसमें स्टेप वन हम क्या करते हैं, सेल्स को ब्रोक डाउन करते हैं और उसका डीएनए रिलीज करते हैं। ठीक। दूसरा हम क्या करते हैं कि इस डीएनए को कट करते हैं फ्रेगमेंट्स में बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक साइट्स विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंड उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। स्टेप टू की अगर बात की जाए तो इसमें हम फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। डीएनए के टुकड़ों को क्या करते हैं, हम एगारोस जेल पे रन कराते हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन देयर साइज, कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट बड़ा है, कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा है, ये मूव करते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव। क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। ठीक, और शॉर्ट फ्रेगमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर फ्रेगमेंट। इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ डीएनए के बैंड्स दिखाई दे रखे हैं। ये हमने ब्लड का सैंपल लिया है और उसमें डीएनए बैंड्स को हम लोग देख रहे हैं। तो डीएनए बैंड्स को हम देखने के लिए क्या करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो डीएनए के साथ टैग कर दिया जाता है, जो कि फ्लोरोसेंट इमेज प्रोवाइड करता है और हमें डीएनए दिखाई देता है बैंड के रूप में। प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कि होल प्रोसीजर क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले डीएनए का सैंपल एक्सट्रैक्ट किया है, उसको डीएनए से निकाला है, फिर बाद में हमने इसको कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसके डीएनए बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम इसको रन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम इसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं और रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर देते हैं। एंड इन लास्ट में हमें क्या होता है, एक्सरे फिल्म पर डीएनए के बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। ये बैंड्स अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा बैंड होता है। जो बैंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही साइज में मोटा होता है। यूजेस क्या होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है क्राइम्स को सॉल्व करने में, हेरिडिटरी डिजीज को सॉल्व करने में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, सीएफटीआर हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, कुछ डिजीज को सॉल्व किया जाता है। दूसरा, ह्यूमन की रिलेटेडनेस देखी जाती है। इसी के साथ साथ हम रिमेन्स की भी स्टडी करते हैं, जैसे कि ह्यूमन के जीवाश्म मिले हैं, आपने देखा है कि कोई फॉसिल मिला है, उसकी स्टडी की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। क्राइम सीन से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को पिक करते हैं ब्लड के सैंपल से, हेयर के सैंपल से, और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि सेम इंडिविजुअल का डीएनए जो है वो किसी से मैच कर जाए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्राइम को सॉल्व करने में यूज़ की जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वायोलेंट मर्डर हुआ था, तो वहाँ से साइंटिस्ट ने क्या किया, डीएनए सैंपल्स को लिया, ठीक है, ब्लड की फॉर्म में, और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया।
फिर हमने देखा कि इसमें विक्टिम की प्रोफाइल होती है, सस्पेक्ट की प्रोफाइल होती है, और जो हमें ब्लड क्रिमिनल सीन से मिला है वहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका जो हमें क्राइम सीन से डीएनए मिला है वो किसके डीएनए से सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे, और बैंड का साइज भी। ठीक है, हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो सस्पेक्ट है उसकी प्रोफाइल जो है वो क्राइम सीन से मिले हुए डीएनए से बहुत ज़्यादा मैच कर रही है, तो इससे पता चलता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है। मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है, साथ में आपने देखा होगा कि पैटर्निटी टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं होता है, कोई बच्चा खो गया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके माता पिता हैं? हम माता पिता का डीएनए लेंगे, बच्चे का डीएनए लेंगे, इनको लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि माता पिता में से किसका डीएनए बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा मैच होता है। उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन बच्चे का एक्चुअल पेरेंट है। ये एक फेमस केस है जिसमें एक लेडी थी, एलिजाबेथ हर्ले, 2002 का ये केस है। इसमें इनके बेबी का फादर का पता लगाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया गया था। दूसरा एग्जाम्पल है, फेमस केस है, यही एक्चुअल में वो केस है जिसके द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया गया और इसी के ऊपर सबसे पहले अप्लाई की गई थी। कॉलिन पिचफोर्ड नाम के एक व्यक्ति ने दो गर्ल्स का रेप करके मर्डर किया था 1986 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इसके डीएनए को मैच किया गया और पता लगाया है कि हाँ एक्चुअल में इसी ने किया है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले इस व्यक्ति पर अप्लाई की गई थी जिससे क्राइम को सॉल्व किया गया। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस की अगर बात की जाए तो बेनिफिट्स ये हैं, हम बहुत सारी इससे क्राइम सॉल्व कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो बहुत ज़्यादा माइक्रो पार्टिकल होता है, इसके डिग्रेड होने के चांसेस बहुत होते हैं, कंटेमिनेट बहुत जल्दी होता है, मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक, तो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।